Hello friends, we have discussed all the important physical features of the अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो मित्रों, हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप की सभी मुख्य भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया है, जिसमें हमने अफ्रीका के उत्तरी भाग में सहारा डेजर्ट और उधर दक्षिण पश्चिमी तट पर नामीबिया डेजर्ट, कालाहारी और वहां के दलदल इत्यादि की बात की है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं यूरोप की, द यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप। अगर हम लोग यूरोप महाद्वीप की बात करें तो मैप पर जरा देखें। ये यूरोप का साउथ वेस्ट पार्ट है। अब हम लोग यहाँ फ्रांस कोस्ट पर आ गए हैं और ये डेनमार्क बन गया है। और अगर हम से और नॉर्थ की ओर जाएंगे तो यहां से आना पड़ेगा। यहां अगर आते हैं तो ये ब्रिटिश द्वीप है और ये आयरलैंड। अब अगर हम लोग यूरोप में आगे यहां बढ़े बिल्कुल पूर्वी किनारे पर, ये कैस्पियन सी है। और इधर अगर आते हैं तो ये रसियन पार्ट बन रहे हैं। इन सब में कैस्पियन सी की ओर इधर से यूराल रेंज है, जिसके पश्चिम की ओर यूरोप और पूर्व की ओर इधर एशिया है। अब अगर हम यूरोप की आकृति को देखें तो हर जगह पर यूरोप में हमें तिकोनी भूमियां दिख रही है। ये भी दिख रही है, इधर ये भी दिख रही हैं, इधर ये भी दिख रहे हैं। यानी कॉन्टिनेंट का अधिकांश हिस्सा ऐसे भूभागों से बना है जो तीन ओर सागर से घिरे हुए हैं। तो यूरोप के ये जो हिस्से हैं जो तीन ओर सागर से घिरे हैं, यहां भी सागर है। तो अगर सागर के कलर को दिखाना है तो और स्पष्ट करना है, ये सब इससे देखो तीन ओर यानी यूरोप में प्रायद्वीपों की अधिकता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि वह महाद्वीप या द्वीप का भाग जो तीन ओर सागरीय जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए यूरोप का जो नाम दिया जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। कॉन्टिनेंट ऑफ द पेनिनसुली, कई यहां प्रायद्वीप है। एक को पेनिनसुला कहते हैं तो कई को पेनिनसुली कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट ऑफ द पेनिनसुली, जहां भी हम यहां जा रहे हैं हमें प्रायद्वीप ही दिख रहे हैं, किसी भी मार्जिन पर जाते हैं तो यहां पर प्रायद्वीपों की अधिकता है। यानी इसका एक बहुत बड़ा भाग, और पूरे अगर हम उसको देखें तो इसके ठीक पूर्व की ओर विशाल कॉन्टिनेंट इधर एशिया है, और ये खुद में महाद्वीप तीनों ओर सागर से घिरा हुआ है। तो ये खुद में अपने आप में एक कॉन्टिनेंट, ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक एशिया के प्रायद्वीप के रूप में भी देखा जा सकता है।
It can be also taken as the peninsula continent. लिख लें। तो यूरोप को हम प्रायद्वीप महाद्वीप भी कह सकते हैं। लिखें, यूरोप को प्रायद्वीप महाद्वीप भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि इसके पूर्व की ओर विशाल भूमि एशिया महाद्वीप की है। तो अगर हम लोग ऐसे देखें, छोटा सा मैप बनाएं यूरोप का, तो अब यहां से एशिया शुरू हो जाता है, ये कैस्पियन सी है। ये अफ्रीका है, ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया। इधर आ जाएं तो ये इंडियन पेनिनसुला है, यानी इधर बहुत विशाल भूमि है किसकी? एशिया की। और ये यहां पर यूराल रेंज है। तो अगर हम लाइन ऑफ डिवीजन ऐसे खींच दें तो ये रहा यूरोप, और यूरोप के तीनों ओर इधर 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 ये देखो, जल है। तो यूरोप खुद में एशिया का एक प्रायद्वीप सा नजर आता है। और ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है। तो अगर हम लोग देखें यूरोप को, तो यूरोप क्या लग रहा है? विशाल भूमि, एशिया की लगती है देखने में, जो तीन ओर से सागरों द्वारा घिरी हुई है। ये यूरोप। तो यूरोप लुक्स लाइक द पेनिनसुला ऑफ द लार्ज लैंड एशिया, इसलिए इसे हम एक पेनिनसुला कॉन्टिनेंट यानी प्रायद्वीप महाद्वीप भी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने लिखा भी है, क्या लिखा है? यूरोप को प्रायद्वीप महाद्वीप भी कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के ये एक पश्चिम, एशिया महाद्वीप के पश्चिम की ओर एक प्रायद्वीप के रूप में दिखाई देता है। तो कुछ लोग इसे एक बहुत बड़ा प्रायद्वीप कहते हैं, जो कई प्रायद्वीपों के मिलने से बना है। तो इस तरीके से इसके कई नाम हो जाते हैं। तो यूरोप में बी टर्म्ड एज पेनिनसुला कॉन्टिनेंट। इसे हम प्रायद्वीप महाद्वीप कह सकते हैं। अब अगर इस यूरोप की हम फिजिकल मैप को देखें तो फिजिकल मैप पर हमें इस यहां से लेकर के
ऐसे। यानी महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी किनारे से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर उच्च भूमियां और पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। तो एक तरीके से यूरोप महाद्वीप के बीचों बीच एक रीढ़ जैसी हड्डी, एक बैकबोन की तरह हाईलैंड्स हैं। इसलिए अब हमें बिल्कुल साफ दिख जाएगा कि जो यूरोप के जो ढाल होंगे वो इस तरीके से होंगे, कुछ रिवर बह करके यहाँ बाल्टिक सी में गिर रही होंगी, तो कुछ यहाँ नॉर्थ सी में गिर रही होंगी, और कुछ यहाँ पर इंग्लिश चैनल में पहुंच रही होंगी, तो कुछ यहाँ पर ये बे ऑफ बिस्के में पहुंच रही होंगी, और इधर भी नदियां आ रही होंगी। तो इस तरीके से ये नदियां ब्लैक सी तक भी पहुंच रही होंगी। और कुछ रिवर इधर से बहती हुई ये यहाँ कैस्पियन सी की ओर जा रही होंगी, और इस उच्च भूमि से निकल करके ये रिवर यहाँ व्हाइट सी और कारा सी ओर की ओर भी जा रही होंगी। यानी एक तरीके से बीच में इसके एक मोटी रीढ़ जैसी हड्डी है जो कि उच्च भूमियों, हाईलैंड और माउंटेन से बनी हुई है, और इससे उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर नदियों का प्रवाह होता रहता है। इस तरीके से महासागर के पास इस महाद्वीप की पहुंच बहुत अधिक है, और इस महाद्वीप के ठीक पश्चिम की ओर जो विशाल महासागर है अटलांटिक, उसका उत्तरी भाग स्थित है। ये अटलांटिक है, ओशन। और अटलांटिक महासागर के कई सीमांतीय भाग यहाँ ये मार्जिनल सी उपस्थित हैं, और यही अटलांटिक महासागर एक नैरो स्टेट के रूप में यहाँ पर इस महाद्वीप को अफ्रीका से अलग कर देता है, और यहाँ ये मेडिटेरेनियन जमीन के बीचों बीच, दक्षिण में अफ्रीका की जमीन और उत्तर में यूरोप की जमीन के बीच, ये भू के बीच में, बीच को मध्य कहते हैं, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। टेरा मीन्स भू या स्थल, मेडी मीन्स मध्य, तो भूमध्य सागर उपस्थित है। तो इसकी जो खासियत है वो यही है। क्या है इस महाद्वीप की खासियत? कि इस महाद्वीप के बीचों बीच दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर उच्च भूमियां तथा पहाड़ियां उपस्थित हैं। लिख लें, यूरोप महाद्वीप के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उच्च भूमियां तथा पहाड़ियां स्थित हैं। हाईलैंड्स एंड हिल्स occupy
the mid of the continent from its southwest margin for northeast part of the continent, part of it. तो पार्ट ऑफ इट, तो इसके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये पहाड़ियां स्थित हैं। आप लोग एटलस पर देख रहे होंगे, आप लोग एटलस पर पहुंचे तो ये यूरोप का भूभाग है और यूरोप के इस भूभाग में हम लोग इन सबको ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, ये आपका इटली पेनिनसुला, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, ये सभी देख रहे हैं। इसको थोड़ा हम जूम कर दें तो आप लोगों को और दिख जाएगा। ये यूरोप का उत्तरी भाग है, ये बाल्टिक सागर है, व्हाइट सी है, और इन सब पर यहां से अगर चलें तो ये सभी भूमियां ऐसे फैली हुई है। ये हाईलैंड्स हैं यूरोप की, और इन हाईलैंड्स को अगर हम लोग अब नोटिफाई करना शुरू करें तो इस मैप पर, इसको हमने बनाया है, ज्यादा सिंपल है, इसी मैप पर डिनोट करते हैं। ये यहां हमें हाईलैंड्स मिलेंगे, ये हाईलैंड्स मिलेंगे, और फिर ऐसे यहां तक हमें हाईलैंड्स और हिल्स मिलते हैं। यहां के हमने आल्प्स पर्वत को भी पढ़ा था, ये था आल्प्स सिस्टम, यहां पढ़ा था, पाई अक्षर जैसा। तो अगर हम यहां आ जाएं तो इस भूभाग को आइबेरियन प्रायद्वीप कहते हैं। और बड़े मैप पर देखें, ये आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये भी तीन ओर से सागरीय जल द्वारा घिरा हुआ है। और इस आइबेरियन पेनिनसुला पर हमें यहाँ स्पेन की उच्च भूमियां दिखाई देती हैं। तो लिख लें, यूरोप की यह उच्च भूमि यूरोप की यह उच्च भूमि आइबेरियन प्रायद्वीप क्या है, ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है। ये आइबेरियन प्रायद्वीप से उत्तर पूर्व की ओर स्थित सेंट्रल मध्य रूसी उच्च भूमि, सेंट्रल रशियन अपलैंड उच्च भूमि तक फैली है।
हाईलैंड्स ऑफ यूरोप are extended from Iberian Peninsula up to Central Russian अपलैंड। तो मध्य रूसी उच्चभूमि तक ये फैली हुई है, तो सेंट्रल रशियन अपलैंड तक फैली हुई है। मैप पर फिर से इजी कर लें। यहां पर ये आइबेरियन पेनिनसुला है और ये सेंट्रल रशियन अपलैंड है। तो यहां तक ये रीढ़ जैसी हड्डी फैली हुई है यूरोप के, और जिससे कई अपवाह तंत्रों या नदियों का विकास भूमध्य सागर, ब्लैक सी और अटलांटिक के सीमांत सागरों की ओर हुआ है। क्योंकि जब ढाल बन गए, बीच में ऊंचा है, तो इन्हीं ढाल के सहारे सहारे अब ये रेखाएं यानी जलधाराएं दौड़ती चली जाएंगी। ये ऐसे दौड़ती हैं। तो इससे कई अपवाह तंत्र यूरोप के विकसित होते हैं। तो नाव से होकर के, बोट से आप आसानी से इसमें अंदर की भूमियों में प्रवेश कर सकते हैं, या अंदर की भूमि के लोग आसानी से सागर तक इन नदियों के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो ये आइबेरियन पेनिनसुला क्या है, आइबेरियन प्रायद्वीप क्या है? अगर हम पॉलिटिकल मैप पर जाएं तो फिर हमें पुर्तगाल और स्पेन, यहां हमें दो देश मिलेंगे। कौन कौन? ये किनारे पर पुर्तगाल और ये स्पेन देश मिलेगा। तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर पुर्तगाल और स्पेन देश स्थित हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप पर पुर्तगाल तथा स्पेन देश स्थित हैं। Portugal and Spain are located at the Iberian Peninsula। तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर पुर्तगाल और स्पेन स्थित हैं। तो अब हमने आसानी से पहचान लिया कि आइबेरियन प्रायद्वीप क्या है। तो इसी यही यूरोपीय मध्य भूमि से उत्तर की ओर अगर हम जाते हैं तो यूरोप का ये भूभाग हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम येलोइश कलर से भर दें। इसी को कहा जाता है नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन, उत्तरी यूरोपीय मैदान। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपीय मध्य भूमि के उत्तर की ओर यूरोपीय
मध्य उच्च भूमि के उत्तर की ओर विशाल मैदान है, जिसे उत्तरी यूरोपीय मैदान कहा जाता है। Northward to the mid-European highlands, there is a vast बड़ा plain that is known as Northern European Plain. उत्तरी यूरोपीय मैदान। और ये जो उत्तरी यूरोपीय मैदान है, तो जब नदियां पहाड़ से उतरी होंगी तो अपने साथ अवसाद, गाद इत्यादि लेकर चली होंगी सागर की ओर, जिससे इन सेडिमेंट के जमाव से ये एक प्लेन बन गया है। ये और इधर से अगर हम लोग गौर करें तो पश्चिम की ओर से सागर को पार करके हवाएं आती हैं, जो इस मैदान पर नमी, मॉइस्चर यानी वर्षा इत्यादि ले आती है। तो इन पछुआ हवाओं के कारण यहाँ के इस ग्रेट प्लेन और उच्च भूमि पर वर्षा होती है, और यही वर्षा यहाँ की नदियों को पोषित करती है। अगर हम देखें तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 40 डिग्री यहाँ पर समाप्त हो गया ये, तो फिर 50, 60 और यहाँ पर 66 यानी कि आर्कटिक वृत्त है। तो अक्षांश मान भी उत्तर की ओर बढ़ते हैं, इसीलिए इन उत्तरी भूभागों में यहाँ पर ऊंचे स्थानों पर हमें आइस कैप भी मिलती है। और इस बर्फ के पिघलने से भी नदियों को जल प्राप्त होता रहता है, यानी नदियों में साल भर जल की उचित मात्रा बनी रहती है, और जिससे कि ये नौकायन के लिए, नेविगेशन के लिए, नौगमन के लिए उपयुक्त रहती हैं। तो ये ऐसी फिजिकल फीचर्स हैं जो यूरोप की अन्य विशेषताओं को भी तय करेंगे। यानी नदियां इन उच्च भूमि के पहाड़ियों से निकल करके निकटवर्ती महासागरों तक जाती है, जिससे कि महासागर से लोग इन उच्च भूमियों में स्थित देशों के आंतरिक भागों तक पहुंच सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आंतरिक जलमार्ग विकास के लिए प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध है। और यही कारण रहा है कि यूरोप प्राचीन काल में भी व्यापार पर निर्भर रहा, और आधुनिक काल में उन्होंने अपने स्वयं के उत्पाद बनाए और दुनिया भर में भेजे, और सस्ता परिवहन यानी जल परिवहन के द्वारा इन्होंने विश्व बाजार पर कब्जा किया। और यही कारण है कि आज जब आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, वर्तमान में अगर हम चाइना और उसकी गतिविधियों को देखते हैं, तो वह भी जलमार्ग और आंतरिक जलमार्ग, अगर कहीं पर लैंड है तो कैनाल या कनेक्टिव रोड बना करके वो सस्ता परिवहन हासिल करके विश्व बाजार पर कब्जा करना चाहता है, और जो कि चाइना के एक और नए साम्राज्यवादी स्वरूप को प्रकट करता है।
यानी इतिहास पढ़ते हैं या भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल की प्राकृतिक दशाएं वहां के लोगों के स्वभाव और राजनीतिक सोच या आर्थिक गतिविधियों की ओर इशारा करती है। और यदि हम इन हिंट्स या इशारों को ध्यान दें तो फिर हमें कई चीजें रिलेट होती जाती है। यही कारण है कि कभी स्पेन और पुर्तगाल को हम लोग एक ही नाम से बोल देते हैं, आइबेरिया, क्योंकि जिस प्रायद्वीप पर स्थित हैं स्पेन और पुर्तगाल, उसका नाम आइबेरिया प्रायद्वीप है, यानी आइबेरियन पेनिनसुला। तो कई फीचर्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोगों ने यूरोपियन नॉर्दर्न प्लेन की भी बात की है। यूरोप के दक्षिणी भाग में ज्यादातर पहाड़ियां और उच्च भूमियां हैं और बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम मैदान की संज्ञा दे सकें। लेकिन जैसे यहाँ पर आप हंगरी वगैरह में आएंगे, यहाँ हंगरी के दक्षिण में आएंगे तो सर्बिया देश और हंगरी ये सब दिखेंगे, तो यहाँ डैन्यूब नदी का मैदान है। तो यूरोप के जो अन्य भागों में जो मैदान हैं वो काफी छोटे हैं। यहाँ अगर हम आते हैं तो उच्च भूमियों और बीच बीच में प्लेन है जो फिर इधर साइबेरिया की ओर जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर ये कैस्पियन सागर स्थित है ये, और ये यूराल पर्वत, और इन दोनों के बीच से होकर के ये आवागमन का रास्ता है, जिन्हें हम खिर्गिज स्टेपी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा किनारे पर, पश्चिमी किनारे पर रेनफॉल बहुत ज्यादा है और इधर की ओर रेनफॉल कम होता जाता है, रेनफॉल लो होता जाता है। तो अर्ध शुष्क जैसी भूमि हो जाती है। तो फिर यहाँ हमें सेंट्रल एशिया में, एशिया के इस भाग में स्टेपीज दिखते हैं, और यही स्टेपीज की एक सकरी पट्टी यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच है, जिसे हम खिर्गिज स्टेपी कहते हैं। और इसके द्वारा यूरोप और इस मध्य एशिया के लोगों के बीच प्राचीन काल से आवागमन होता रहा है। इन सब को हम लोग नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये ऐसी लोकेशंस हैं जिसने इतिहास के कई कथानकों और एपिसोड को जन्म दिया है। और ये हमारे खासकर फर्स्ट पेपर में प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी भी रहते हैं, तो साहब वर्ल्ड हिस्ट्री और उससे रिलेटेड बातें भी रहती हैं। तो एक तरीके से ये ऐसा ज्ञान होता है जो एक दूसरे के पूरक के रूप में, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर, these are the complementary to each other। इनके जो सिद्धांत होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए अगर ज्योग्राफी पढ़ें तो थोड़ा सा इशारा हिस्ट्री की ओर भी कर देना चाहिए। और सुना भी होगा कि इधर बहुत पूर्व की ओर जाएंगे तो मंगोलिया मिलेगा, तो इधर से मंगोल इन्वेजन की भी स्टोरीज यूरोप तक पहुंचेंगी कि मंगोलों का आक्रमण हो रहा है, जो कि यूरोप के इस पूर्वी भाग को प्रभावित करते हैं। तो जब हम लोग इस यूरोप के फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो जिसमें अभी आइबेरियन पेनिनसुला की हमने बात की, लेकिन अगर आप यहाँ पर एटलस देख लें तो फिर यहाँ हमें कई पर्वत श्रेणियां और इन सबको देखना पड़ेगा। तो यूरोप के इस दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है आल्प्स पर्वत श्रेणी, जो कि एक नवीन युवा बलित श्रेणी है। लेकिन इस आल्प्स पर्वत श्रेणी से जैसे ही हम इधर की ओर जाएं तो ये हमें दिखाई पड़ता है स्पेन का तट, इधर फिर फ्रांस का तट। तो यहाँ स्पेन के तट पर भी हमें पर्वत श्रेणियां मिलती हैं और इधर स्पेन और फ्रांस के बीच बॉर्डर बनाती हुई भी पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। तो इन पर्वत श्रेणियों के अपने नाम क्या हैं ये भी सब नोट करना है। और ये यहाँ स्पेनिश हाईलैंड है, स्पेन के बीच में स्थित है, जिसे हम स्पेनिश मेजेटा भी कहते हैं, यानी स्पेन का पठार भी कहा जाता है। तो स्पेन का पठार, फिर आपका यहाँ फ्रांस आ जाएगा तो फ्रांस के पठार आ जाएंगे, जो कि
अगर हम देखें तो आल्प्स पर्वत से सटे हुए हैं, फिर जुरा पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट हमने आपको पढ़ाया, फिर बोहेमियन फॉरेस्ट हैं, फिर टाटार माउंटेन्स हैं, और फिर इसके बाद ये सेंट्रल रशियन अपलैंड्स हैं। तो इस तरीके से ये एक रीढ़ जैसी हड्डी पूरी बन जाती है। तो अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि मध्य यूरोपीय उच्च भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है। लिख लें जरा। मध्य यूरोपीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। Followings are included into mid-European highlands। तो मिड यूरोपीय उच्च भूमियों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। पहला, फर्स्ट, स्पेनिश मेजिटा, स्पेन की उच्च भूमि, स्पेनिश मेजिटा, यह है आइबेरियन प्रायद्वीप के मध्य में स्थित है। तो इसी पर स्पेन की राजधानी भी स्थित है। क्या नाम है स्पेन की राजधानी का? आप लोग एटलस पर ढूंढकर बताइए, और जहां राजधानी होगी वहीं पर फिजिकल मैप पर आप जाकर देखेंगे तो ये डार्क ब्राउन कलर से ये स्पेनिश हाईलैंड और स्पेनिश मेजिटा उपस्थित होगा। और यहीं से नदी निकलेगी जो बहती हुई पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन तक जा रही होगी। यानी एक नदी उस उच्च भूमि से निकलती है जिस पर कि मैड्रिड स्थित है। अब आप लोगों ने मैड्रिड देख लिया होगा। इसको हम अब बड़ा सा बना दें तो इधर चले जाएंगे तो इटली पेनिनसुला हो जाएगा, ये पुर्तगाल, और ये खाड़ी हो गई। हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। और यहां से रिवर ऐसे पश्चिम की ओर जा रही है। तो अगर हम कहेंगे तो यहां हमें मैड्रिड मिल जाएगा। मैड्रिड के लिए हम एम लिख दे रहे हैं, और यहां जाएंगे तो पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन मिल जाएगी। और नदी का नाम टी से है, आप लोग ढूंढ करके देख लीजिए। तो यह आइबेरियन प्रायद्वीप मध्य में स्थित है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप के मध्य में स्थित है, लिख लें। इसी उच्च भूमि पर
स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित है। मैड्रिड द कैपिटल ऑफ स्पेन is located at the central highland of Spain। क्या नाम है? स्पेनिश मेजिटा। तो इसे स्पेनिश मेजिटा, इसी उच्च भूमि पर जो है स्पेनिश मेजिटा पर मैड्रिड स्थित है। और इससे पश्चिम की ओर नदी तथा पूर्व की ओर भी नदियां निकलती हैं। तो इन अगर आप नदियों को पहचाने तो यहां जाएंगे मैप पर, तो इधर की ओर से ये रिवर आ रही होगी, इसी हाईलैंड से निकली ऐसे यहाँ स्पेन की ओर गिरती है। यहाँ इसके पास आपको बार्सिलोना दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? बार्सिलोना दिख जाएगा। और देखा भी होगा कि बार्सिलोना के लिए यहाँ पर एक कभी 2-3 साल पहले स्वतंत्र देश की मांग उठी थी कि इसे अलग कर दिया जाए पुराने रियासत के नाम पर। तो अब ये सब गोन फैक्ट हो गए, यानी कि ये ऐसी सूचनाएं हैं जब इन पर अब ये क्वेश्चन से नहीं बनते तो यहाँ की फंडामेंटल जानकारी ही बात करते हैं। यहाँ अगर हम आ जाएं तो ये बे ऑफ बिस्के है, बिस्के की खाड़ी है जो स्पेन और फ्रांस के बीच है। तो इसके किनारे यहाँ पर पर्वत श्रेणी है और यहां चले जाएंगे तो ये फ्रांस का पठार है। और इस एरिया को ड्रोदोग्ने का क्षेत्र या ड्रोदोग्ने नदी का उद्गम क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसी ड्रोदोग्ने के उद्गम क्षेत्र से ही यहाँ जो रिवर आके फ्रांस के तट पर भूमध्य सागर में गिरती है, इट्स नेम इज रोन। ये रोन रिवर है जो यहाँ पर गल्फ ऑफ लियोन्स या लाइन्स में गिरती है। तो कुछ लोग लियोन्स भी कहते हैं, कुछ लोग लाइन्स भी कहते हैं। राइन नहीं है, राइन अलग है, वो जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर है, ये फ्रांस के दक्षिणी भाग में है। तो इस तरीके से हम यहाँ के कई ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ इतना आपको इंडिकेट किया है, आइबेरियन प्रायद्वीप के बारे में बताया। और प्रायद्वीप की मध्य भाग एक उच्च भूमि है। इसके बाद अगर हम और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमें उच्च भूमि कौन सी मिल गई? फ्रेंच प्लेट्यू। इसे हम फ्रांसीसी उच्च भूमि भी कहते हैं। और फ्रांसीसी उच्च भूमि से अगर हम यहाँ जाएंगे तो फिर बीच में हमें ये जुरा पर्वत मिल जाएंगे। और जुरा पर्वत के बाद यहाँ हमें ब्लैक फॉरेस्ट मिल जाएगा। और ब्लैक फॉरेस्ट के बाद हमें यहाँ बोहेमियन फॉरेस्ट मिलेंगे। और यहाँ पर हमें टाटार हिल्स मिलेंगे। तो इस तरीके से सारी चीजों को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो क्या क्या बताया था, एक इशारा यहाँ किया और दूसरा हम लोगों ने जो लिखना शुरू किया था स्पेनिश मेजिटा, इसको शामिल किया। और स्पेनिश मेजिटा क्या है, इसी पर मैड्रिड है। इसका और इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा लिखेंगे, प्लेट्यू ऑफ द फ्रांस।
प्लेट्यू ऑफ द प्लेट्यू ऑफ द फ्रांस, फ्रांस का पठार। यह है फ्रांस की दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिणी भाग में स्थित है। इट इज लोकेटेड in the southern part of France. फ्रांस के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसी पठार से उत्तर की ओर नदियां निकलकर बिस्के की खाड़ी और दक्षिण की ओर निकलकर लाइन्स की खाड़ी में गिरती हैं। इस पठार से उत्तर की ओर नदियां निकलकर बे ऑफ बिस्के में गिरती हैं। बिस्के की खाड़ी में, इसको ऐसे ही लिखा करो क्योंकि बे ऑफ गल्फ का अंतर स्पष्ट रहेगा। बे ऑफ बिस्के यानी बिस्के की खाड़ी में गिरती हैं। जिनके नाम गैरोनी तथा लोयर हैं। लोयर है, तो नदियों के नाम गैरोनी और लोयर हैं। द रिवर्स गैरोनी एंड Loyer arise from French plateau and fall into Bay of Biscay. ये यानी अब हम इसका थोड़ा बड़ा मैप यहां बना दें। ये इटली है, इधर एड्रियाटिक सी है, ग्रीस वगैरह। अब हम थोड़ा और इधर जाएं, ये हो गई बे ऑफ बिस्के। अब यहां पर इस सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस के इस प्लेट्यू से जो रिवर निकली, ये गैरोनी और लोयर, ये नदियां हैं। तो गैरोनी और लोयर, तो दिस इज द लोयर एंड दिस वन इज गैरोनी। इधर हम अगर दक्षिण की ओर जाएं तो नदी निकलती है रोन। नेम इज रोन, रोम नहीं, RHONE, रोन। ये और रोन जो आकर गिरती है जिस खाड़ी में, इसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ लॉयंस और लियोन्स। तो
ये जो एरिया है इसी को हम फ्रेंच प्लेट्यू कहते हैं। तो फ्रेंच प्लेट्यू से भी नदियां निकल करके दक्षिण की ओर भूमध्य सागर की ओर में गिरती हैं और उत्तर की ओर अटलांटिक महासागर की विस्के खाड़ी में पहुंचती हैं। यहां जब आप पहुंचेंगे तो आपको पोर्ट दिखाई देगा, नेम इज द नांतेस, और यहां भी आपको पोर्ट दिखाई देगा। क्योंकि नदियां हैं तो अंदर से भी सामान यहां पहुंच जाएगा और विदेश भेजने के लिए ये बेहतर रहेगा। और वैसे फ्रांस का तो पोर्ट यहां पर ब्रेस्ट है ही। तो ये पोर्ट और लोकेशन, इन सबको हम लोग यूरोप के ड्रेनेज सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। यहां अभी हम आपको इशारे कर रहे हैं ताकि आप एटलस पर इनको लोकेट करते चलें, और उस टॉपिक पर जब हम ड्रेनेज सिस्टम यानी यूरोप की नदियां पढ़ें तब ये हमारे काम आएंगे। तो गल्फ ऑफ लियोन्स हो गया, और गल्फ ऑफ लियोन्स में पहुंचने वाली नदी का नाम रोन है, जो कि फ्रेंच प्लेट्यू से आती है। अब इसी फ्रेंच प्लेट्यू से अगर हम और उत्तर की ओर चले जाएंगे तो यहां जो हमें भूमि दिखाई देगी, इनको हम जुरा पर्वत कहते हैं। ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के में बटी हुई है। कौन से पर्वत? जुरा पर्वत। नाउ नेक्स्ट, तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3, इसे हमने पढ़ाया भी था, जुरा, JURA, माउंटेन्स, जब पर्वत पढ़ा रहे थे तब। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? जुरा पर्वत फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और स्विट्जरलैंड यहां आपने देखा है बिल्कुल अंदर स्थित है, और इसके पास, स्विट्जरलैंड के पास सागर की कनेक्टिविटी यानी पोर्ट नहीं है। और अगर पोर्ट होता तो स्विट्जरलैंड बड़े और भारी सामान बनाता जो कि शिप यानी जहाज पर लद के जा सकते थे। लेकिन स्विट्जरलैंड के पास नेविगेशन फैसिलिटी नहीं है, इसे अन्य देशों ने घेर रखा है। सेंटेंस को पूरा कर लें। तो अब फ्रांस को अगर अपना सामान विदेश भेजना है तो एक ही विकल्प बचा, अगर सड़क से भेजता है, रेल मार्ग से भेजता है, तो फिर हमें फ्रांस या पड़ोसी देशों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने एयर रूट चुना। तो इसका मतलब वायु मार्ग के द्वारा अब ये अपने उत्पादों को विदेश में भेजेंगे, तो वायु मार्ग बहुत कॉस्टली पड़ेगा। अब इससे हम स्टील और उसकी बड़ी भारी मशीनें नहीं भेज सकते। तो अब ये क्या करेंगे? छोटी, हल्की किंतु महंगे सामान बनाएंगे। इसीलिए स्विट्जरलैंड की घड़ियां या उनसे रिलेटेड हल्के सामान यहां बनते हैं। तो अगर कोई देश अपने भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रख करके उद्योग या अन्य आर्थिक विकास, इफ एनी कंट्री इज developing or planning the industries and economic activity in the pursuance of the geographical factor, अगर भौगोलिक कारकों के इशारे पर, उसके परसुएंस पर अगर हम डेवलप करते हैं तो इट बिकम्स द माइट ऑफ दैट रीजन, ये उस क्षेत्र की महानता या शक्ति बन जाती है और जिसके लिए वह दुनिया में जाना जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड घड़ियों के लिए जाना जाता है, तो एक्चुअली इट इज द इंटीरियर लोकेशन ऑफ द स्विट्जरलैंड। ये वास्तव में स्विट्जरलैंड की अपनी आंतरिक स्थिति है ताकि वह हल्के और कीमती मशीनों या उपकरणों का निर्माण कर सके। और हल्के होंगे और अगर कीमती होंगे तो कुछ ही किलो भार में, जो कि
ये कई लाख का सामान भेज सकते हैं। तो यदि एयर ट्रांसपोर्ट वायु परिवहन महंगा पड़ता है तो फिर उसको महंगे सामानों के लिए यूज किया जाए, ना कि सस्ते और भारी। और जिनके पास नदी के मुहाने पर या तटों पर उपयुक्त बंदरगाह होते हैं, वो बड़े और भारी आकार की मशीनें, मैरीन इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग जैसे उद्योगों को विकसित करते हैं। तो अगर हम एटलस देखना आज सीख रहे हैं तो इसके आधार पर कम से कम इतने कंसेप्ट दिमाग में बैठाते चलें और लिखते चलें। तो स्विट्जरलैंड हैज द इंटीरियर लैंड लोकेशन। तो स्विट्जरलैंड की अंतः स्थलीय अवस्थिति है, एंड इट प्रोहिबिटेड द स्विट्जरलैंड फ्रॉम इट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द सी कोस्ट, जिससे स्विट्जरलैंड वंचित हो गया, स्विट्जरलैंड डिवाइड हो गया अपने प्रत्यक्ष तटीय नियंत्रण से। दैट्स व्हाई फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड द स्विट्जरलैंड is relying upon the air transport, and the high cost of the air transport is pursuing the Switzerland to manufacture the light and costly machines. Clear? तो एक एक लोकेशन जो हमें बहुत साधारण दिखती है, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये हमसे क्यों पूछी जाती है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी के लक्षण ही हमारे आगे की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का भी निर्धारण करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी कि केवल यही करते हैं, मानव की इच्छा भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये निसंदेह प्राकृतिक कारक हैं, लेकिन मानव के द्वारा अर्जित की गई तकनीकी, मानव की अपनी वैदेशिक नीतियां, मानव के अपने संविधान भी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं प्राकृतिक कारकों पर हम आंख मीच कर भरोसा कर लेंगे, अन्य कारक भी किसी देश की विशेषताओं को बदल सकते हैं या उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो जिस सब की बात हम लोग अलग अलग टॉपिक पर करते रहेंगे। तो जुरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड में स्थित है, और मैप पर आपने देख लिया कि स्विट्जरलैंड अंतः स्थलीय अवस्थिति वाला है। तो जुरा माउंटेन्स आर लोकेटेड इनटू France and Switzerland. France and Switzerland. Switzerland has interior land occupation. Switzerland की आंतरिक स्थलीय अवस्थिति है, स्विट्जरलैंड is interior land. ये इंटीरियर लैंड है, इसके पास महासागरीय तट और क्षेत्र डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं है। स्विट्जरलैंड के पास प्रत्यक्ष रूप से समुद्र तट नियंत्रण में नहीं है। तो स्विट्जरलैंड doesn't have direct control, direct or territorial control
ओवर एनी सी कोस्ट। बस बाकी बातें अब एयर ट्रांसपोर्ट और हल्की घड़ियों इन सबको हम लोग फिर करेंगे। ये बहुत सरल कंसेप्ट होते हैं, इसको टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अब जुरा के बाद देखा जाए तो इस आइलैंड में ब्लैक फॉरेस्ट आता है। इसे भी हम लोगों ने पर्वत वाले चैप्टर पर पढ़ा था, तो लिख लें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4th, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट नाम है तो ऐसे ही लिखेंगे, काला जंगल नहीं लिख देंगे। यह एक खंड पर्वत है। खंड पर्वत बताए थे कैसे बनते हैं, क्या है, ये सब डिस्कस हो चुका है। यह एक खंड पर्वत है जो जर्मनी देश में अवस्थित है। It is a block mountain. Block means khand. Located into Germany. तो अगर हम लोग यहाँ इस पर मैप पर जाएं तो इसी मैप का यूज कर लेते हैं। यहां तो जुरा, और जुरा के बाद यहां अगर हम पहुंचते हैं तो ये ब्लैक फॉरेस्ट। चलिए दूसरा मैप बना लेते हैं। तो ये यहां बे ऑफ बिस्के हो गई, ये फ्रांस का तट हो गया। इसके बाद ये यहां डेनमार्क आ गया। अब हम यहां पर ब्लैक फॉरेस्ट दिखा सकते हैं, और इस ब्लैक फॉरेस्ट से ऐसे रिवर ये चलती है। ये है रिवर राइन। और इसी राइन रिवर से अगर हम देखें, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से यूरोप की अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध नदी डैन्यूब, ये भी निकलती है, जिसके किनारे 5 देशों की राजधानियां हैं, डैन्यूब नदी के किनारे। और अगर हम यहां पहुंच गए हैं तो इधर से ये ब्रिटेन का ये कोना सा आता है, ये यूके का हिस्सा बना रहे। ये तो ये यहां जो भाग बन गया है, ये इंग्लिश चैनल कहा जाता है। ये है इंग्लिश चैनल, और ये जो भूभाग बना है इसे हम नॉर्थ सी कहते हैं। अब जो यहाँ ये जो नैरो वाटर एरिया है, यही डोबर स्ट्रेट कही जाती है, डोबर जल संधि, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटेन का शहर है उसका नाम है डोबर सिटी। ये है डोबर सिटी, किसका? ब्रिटेन का। तो इधर जो फ्रांस का जो इधर शहर है, इट इज कैलाइस, लिखा होगा डी कैलाइस।
ये जो कि ये सारे लक्षण किसके हमने यहाँ पर शो किए हैं। ये नैरो वाटर क्या है, दिस इज द डोबर स्ट्रेट, डोबर जल संधि। तो डोबर जल संधि एक तरफ इंग्लिश चैनल को और दूसरी तरफ नॉर्थ सी को जोड़ देती है। और ये जो नाम हमने लिखा, इस उच्च भूमि का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ये तो ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, एक खंड पर्वत है और इससे उत्तर की ओर राइन नदी और दक्षिण पूरब की ओर डैन्यूब नदी निकलती है। लिख लें, यहां हम लोग लिख रहे थे ब्लॉक माउंटेन लोकेटेड इनटू जर्मनी। इस पर्वत से इस पर्वत का मतलब ब्लैक फॉरेस्ट से उत्तर की ओर राइन नदी, रोन नहीं, रोन फ्रांस में है, उत्तर की ओर राइन नदी तथा दक्षिण पूर्व की ओर डैन्यूब नदी निकलती है। ये है द रिवर राइन arise for north and river Danube for southeast from the Black Forest of Germany, from the Black Forest of Germany। ये लिखा तो वो तो जाके गिर गई किस में, रिवर राइन फॉल्स इनटू नॉर्थ सी। यहां नदियों के बारे में हल्का फुल्का लिखते हैं। रिवर राइन falls into North Sea and river Danube falls into Black Sea। तो ये काला सागर में यानी कि ब्लैक सी में गिरती है। और ज्यादातर ब्लैक सी में गिरने वाली नदियों के जो नाम, जो स्पेलिंग है वो डी से शुरू होती है। डैन्यूब है, डॉन है, डोनेट्स है, नीपर है, नीस्टर है। तो नीपर और नीस्टर में भी एन और से हम लोग एन से बोल रहे हैं, नीपर और नीस्टर, लेकिन उसके आगे एन के आगे डी लिखा रहता है। So most of the name of the major river falling into the Black Sea, their spelling begins with the letter D। तो काला सागर में गिरने वाली मुख्य नदियों के नाम की जो स्पेलिंग है वो डी अक्षर से शुरू होती है। इतना आप लोग रिकॉल करने के लिए
एटलस पर देख सकते हैं। और वैसे अगर देखना है तो वैसे नदी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ही, ये है ब्लैक सी, ये क्रीमिया पेनिनसुला, दिस इज सी ऑफ अजोव, ये इधर से जो रिवर आ रही है ब्लैक सी की ओर से, ये डेन्यूब है, ब्लैक सी में जाके पहुंची। दिस इज द ब्लैक सी। ये नहीं कि इसका पानी काला है, हाँ, ब्लैक सी। देन निस्टर, नीपर, डॉन, डोनेट्स, तो ये हो गई, स्पेलिंग देख लें, डेन्यूब, दिस इज निस्टर, नीपर, डॉन, एक्चुअली इट इज डोनेट्स एंड डॉन, ये रिवर है। तो मोस्ट ऑफ द मेजर, अब इसी में छोटी नदियां भी हैं जो गिरती हैं, लेकिन इनके नाम जैसे यहाँ पर प्रूट है, बग है, ये एक्सेप्शन हो गए कि प्रूट और बग के नाम जो है वो डी से शुरू नहीं है। लेकिन जो बहुचर्चित नदियां हैं जो ब्लैक सी में पहुंच रही हैं, उनकी सबकी स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो डी है। इस तरीके से आप इन सबको याद रख सकते हैं। तो जो डैन्यूब बहुत दूर से आई है, और यहाँ बहुत दूर जो इसका उद्गम क्षेत्र है वो है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, और इसके किनारे आपको 5 राजधानियां मिलेंगी। जब हम रिवर चैप्टर पढ़ाएंगे तब दिखेंगी। तो वी कैन ट्रेस द 5 कैपिटल एट द बैंक ऑफ रिवर डैन्यूब। और पुराने जमाने में इधर ये एशिया है, तो एशिया से जो गुड्स पहुंचते थे, मसाले और कपड़े, वो नाव से यहाँ ब्लैक सी में जाते थे, बोट से, और ब्लैक सी से अब ये इन नदियों के द्वारा यूरोप के आंतरिक भागों में पहुंच जाते थे। इसीलिए डैन्यूब को लाइफलाइन ऑफ एंशिएंट यूरोप भी कहा जाता है। लेकिन अब इसी ब्लैक फॉरेस्ट से जो दूसरी नदी निकली, जिसके पास कोयला के भंडार बहुत ज्यादा रहे हैं और जिसने जर्मनी के इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, यहाँ कोल फ्रांस के अधिकार में, इधर फ्रांस है और ये जर्मनी है। तो यहाँ पर कोयला बहुत रहा है। नाउ मोस्ट ऑफ द कोल ऑफ जर्मनी आर नाउ एग्जॉस्टेड। इस समय जर्मनी का अधिकांश कोयला समाप्त प्राय है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की, और आज यहाँ अगर हम पहुंचे तो हमें एक पोर्ट दिखाई देगा। यहाँ इट इज नोन एज द यूरोपोर्ट, यूरोप का पोर्ट, दैट इज रॉटरडम। तो अगर हम लोग यहाँ से राइन नदी में आ जाएं और राइन से ये जो अन्य नदियां हैं जो नॉर्थ सी या बाल्टिक सी में गिर रही हैं, ये सभी कैनाल सिस्टम के द्वारा कनेक्ट हैं। तो एक तरीके से आज यूरोप पोर्ट से जो इन सब का व्यापार होता है, उस व्यापार में इन नदियों की बड़ी भूमिका है, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका है वो राइन की है, क्योंकि फ्रांस यहाँ पर और बेल्जियम, ये सब देश इस नदी का उपयोग करते हैं। तो नाउ द लाइफलाइन ऑफ मॉडर्न यूरोप इज राइन। तो राइन क्या है? लाइफलाइन ऑफ मॉडर्न यूरोप। ये आधुनिक यूरोप की जीवन रेखा रही है,
और जबकि डैन्यूब को आपने देखा इसी ब्लैक फॉरेस्ट से जोड़ लिया, तो लाइफलाइन ऑफ एंशिएंट यूरोप। लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? सामान का आवागमन इन नदी मार्गों से बहुतायत संख्या में प्राचीन काल में होता था, तो वो डैन्यूब थी, और आधुनिक काल में जो होता है वो राइन है। तो आधुनिक काल में जब इतना ज्यादा गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है थ्रू द इनलैंड नेविगेशन रूट, दैट इज द रिवर, सो इट इज नोन एज द मॉडर्न लाइफलाइन ऑफ यूरोप, while the Danube is the ancient lifeline of Europe। ये यूरोप की प्राचीन जीवन रेखा है। अब यहीं से लोकेशन की अगर बात करते हैं, तो ब्लैक फॉरेस्ट से अगर हम लोग इधर की ओर चले जाएं, तो दिस आर द बोहेमियन फॉरेस्ट, और इससे इधर चले जाते हैं, दीज आर द टाटार माउंटेन्स। लिख दें नेक्स्ट, बोहेमियन फॉरेस्ट। ये नाम है, एक बार सुने रहेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। बोहेमियन फॉरेस्ट लोकेटेड ईस्टवर्ड टू द ब्लैक फॉरेस्ट। यह ब्लैक फॉरेस्ट से पूर्व की ओर स्थित है। आसानी से अब आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा। ईस्टवर्ड टू ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों से ये पूर्व की ओर स्थित है। ये ऐसी उच्च भूमि है। तो इट इज शेयर्ड बाय द, तो अगर हम इसको देखें तो ये पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में ये बटा हुआ है। अब तो इसे चेक रिपब्लिक कहते हैं। बोहेमियन फॉरेस्ट are shared by Poland and Czech Republic। चेक रिपब्लिक। ये बोहेमियन फॉरेस्ट चेक गणराज्य तथा पोलैंड में बटा हुआ है। पोलैंड में बटा हुआ है। तो जैसे ही ये रिपब्लिक हुआ और एक तरीके से साम्यवादी सत्ता, साम्यवादी शासन प्रणाली की ओर जब उन्मुख हुआ, तो इसी देश का रहने वाला, आप लोग समझते होंगे बाटा और टाटा इंडियन है, तो टाटा तो है लेकिन बाटा नहीं। तो बाटा अपना बिजनेस यहीं से लेकर माइग्रेट करता है फॉर द एंग्लो अमेरिका, यानी कनाडा और यूएस की ओर, क्योंकि इसके पहले यहाँ कैपिटलिज्म था, पूंजीवादी था। तो यह पूंजीपति यहीं से चेक कंट्री से माइग्रेट कर जाता है। तो ये पहले जो वर्तमान में जो इस फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके सभी जो फादर्स थे वो सब कहाँ थे? वो चेक स्लोवाकिया में रहते थे। लेकिन अब ये क्या रह गया? एक चेक रिपब्लिक बन गया है। तो नाउ द बोहेमियन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इनटू चेक रिपब्लिक एंड पोलैंड।
और इससे भी नदियां उत्तर की ओर कहां जाती हैं, किसमें गिरने के लिए, बाल्टिक सी में। तो जो बाल्टिक सी में जो नदी जाती है दैट इज द विस्तुला। लिख ले, बोहेमियन फॉरेस्ट से विस्तुला नदी उत्तर की ओर निकलकर बाल्टिक सागर में गिरती है। ये द रिवर विस्तुला arise from Bohemia for north and falls into Baltic Sea। विस्तुला का नाम आपने सुना होगा, जो पोलैंड की कैपिटल है वो इसी के किनारे स्थित है। वार्सा, वार्सा पैक्ट, कहीं कुछ कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। वार्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड, is located at the bank of विस्टुला। तो विस्टुला के किनारे पर स्थित है। अब इसके बाद यानी कि टाटार माउंटेन्स हैं, टाटरी नहीं, टाटरी हमें ईस्ट साइबेरिया में मिलेंगे और ये बेलारूस और चेक के पास स्थित हैं। तो दीज आर द टाटार। नेक्स्ट, टाटार माउंटेन्स, eastward to the बोहेमियन फॉरेस्ट। तो ये बोहेमियन फॉरेस्ट से पूर्व की ओर स्थित है। ये इससे ज्यादा अब यहां और कुछ लिखना नहीं है। नेक्स्ट, सेंट्रल रशियन अपलैंड। मध्य रूसी, इसकी हाइट बहुत कम है। उच्च भूमि, ये तो अगर यहां मैप बनाएं, इसका रूस को समझने की कोशिश करें तो ये इंपॉर्टेंट, जैसे ये हमने कहा दिस इज रूस नॉर्दर्न कोस्ट, यहां, और इसके बाद ये यूराल माउंटेन्स हैं। यूराल माउंटेन से अगर हम इधर आ जाएं तो ये कैस्पियन सी है। जो रशियन अपलैंड है वो यहां ऐसे ऐसे फैले हुए हैं। इनकी जो अपनी पहचान है वो ये है कि इसके इस किनारे पर रूस की कैपिटल मॉस्को है और यहां से जो नदी निकलती है ये वोल्गा है और वोल्गा की ये इधर से बहुत सारी सहायक नदियां
में मिलती रहती है। वोल्गा का संजाल है पूरा, और ये कैस्पियन सी में जाके गिरती है। और इधर इस भाग से ये जो नदी निकली, नोन एज द नीपर, ये नीपर है। तो यहां आ जाते हैं तो ये ब्लैक सी का ये है ब्लैक सी। अब आप लोगों को थोड़ा यहां अगर देखें तो ये है कॉकेसस माउंटेन यहां पड़े हुए हैं। तो ये जो रिवर आई नीपर, ये गई, दिस इज द नीपर। और यहां जो नदियां निकल रही हैं, डॉन और डॉनेट्स। और जिस हाईलैंड को हम मेंशन करना चाह रहे हैं, तो दिस इज द हाईलैंड, सेंट्रल रसियन अपलैंड, यही है। तो इसी सेंट्रल रसियन अपलैंड में यहाँ खनिज हैं, और जिन खनिजों का दोहन करके यहाँ पर मॉस्को, गोरकी, टुला जैसे इंडस्ट्रियल टाउन बन जाएंगे। इनका एक ट्रायंगल बन जाएगा, वो आप लोग इंडस्ट्रियल रीजन पर पढ़ेंगे। तो सेंट्रल रसियन अपलैंड, तो सेंट्रल रसियन अपलैंड एक चापनुमा आकार में रूस के यूरोपीय भाग में, रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है, तो रूस के यूरोपियन पार्ट में स्थित है। लेकिन सेंट्रल रसियन अपलैंड रूस के यूरोपीय हिस्से में, रूस के पास यूरोप में भी हिस्सा, एशिया में भी, इसीलिए रूस को यूरेशिया भी कह देते हैं। तो सेंट्रल रसियन अपलैंड रूस के यूरोपीय हिस्से में एक चापनुमा आकार में स्थित है। सेंट्रल रसियन अपलैंड is located in the shape of an arc in the European part of Russia. इसमें स्थित है, यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया में स्थित है। इसके पूर्वी किनारे से वोल्गा नदी और इसके दक्षिणी ढलान से नीपर और डॉन नदियां निकलती है। इस उच्च भूमि यानी सेंट्रल रसियन अपलैंड के पूर्वी किनारे से वोल्गा नदी, सुना होगा सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है यूरोप में वोल्गा का है। वोल्गा नदी
largest drainage system in Europe is of Volga. वोल्गा नदी तथा दक्षिणी ढाल से नीपर तथा डॉन नदियां निकलती। ये रिवर वोल्गा arise from eastern margin and river Dnieper and Don arise from southern slope of central Russian uplands। सेंट्रल रसियन अपलैंड्स के ये यहां पर स्थितियां हो गई। और सेंट्रल रसियन जो अपलैंड है वो मेटेलिक मिनरल धात्विक खनिजों से है, जबकि ये नीपर और डॉन और डोनेट्स वाली जो बेसिन है यानी सेंट्रल रसियन अपलैंड में धात्विक खनिज हैं और इसके दक्षिण में विशाल कोयला भंडार है। इसीलिए रूस में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात आती है तो यही सेंट्रल रसियन अपलैंड और डॉन डोनेट्स बेसिन के कोयला भंडारों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि स्टील बनेगा एंड स्टील इंडस्ट्री इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ अदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो लौह इस्पात उद्योग ही हमारे अन्य आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है एंड इट हैज प्लेड अ रोल ऑफ द एनर्जी और न्यूट्रिएंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसीलिए कहा जाता है कि जिस देश में कोयला और स्टील का उत्पादन ज्यादा होता है वहां पर अन्य उद्योग भी प्रचुरता में बड़ी मात्रा में विकसित होते हैं। तो रिवर वोल्गा arise from the eastern margin and river Dnieper and Don arise from southern slopes of the central Russian upland. Now it is clear. So we have discussed from the southwest margin of Europe and for the northeast part of the Europe हम लोग पुर्तगाल और स्पेन से चलते हुए पहाड़ियों की मोटी कतार मेड़ से होते हुए रूस के मध्य भाग यानी हम मॉस्को तक पहुंच गए हैं। तो मॉस्को इज लोकेटेड एट द सेंट्रल रसियन अपलैंड। मॉस्को रूस की राजधानी इसी उच्च भूमि पर स्थित है। मॉस्को द कैपिटल ऑफ Russia is located at this highland oblique upland
अपलैंड, ये। और इसी अपलैंड से अगर आप और पूर्व की ओर जाएंगे, देयर इज अ होल प्रीकैम्ब्रियन माउंटेन यूराल, और यूराल ही यूरोप की पूर्वी सीमा है, जो कि इसे एशिया महाद्वीप से पृथक कर देता है। तो देयर आर सो मेनी मार्जिनल सी एट द कोस्ट लाइन ऑफ यूरोप। यूरोप की सीमा पर कई सीमांत सागर हैं। अगर हम इनकी लोकेशन को भी और स्पष्ट करें तो हमें और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। और यूरोप की जो तटरेखा है अत्यधिक कटी फटी है, क्योंकि इससे आकर के जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जिसे हम वेस्टर्ली ड्रिफ्ट कहते हैं, वो टकराती है। और जब ये टकराती है तो इस तट का इरोजन होता रहता है। तो यूरोप की वह भूमि जो कभी आइसलैंड तक फैली हुई थी, लेकिन इस धारा के टक्कर ने लगातार इसको काट दिया है, और जिससे एक बड़ा चौड़ा जल निमग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया है, और कई सीमांत सागर यानी मार्जिनल सी बन गए हैं। तो नाउ वी कैन बिगिन द वन मोर एस्पेक्ट ऑफ द मैप ऑफ द यूरोप। तो यूरोप के मानचित्र का अब हम एक और पहलू का अध्ययन करने जा रहे हैं। और अगर हम इस पहलू के अध्ययन की बात करें तो शुरू में ही हमने इसका एक मैप बनाया है। अब हम थोड़ा इसका और क्लियर मैप बना दें। यहां हम लोग जानते हैं दिस इज तुर्की, ब्लैक सी, बे ऑफ बिस्के, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, बाल्टिक स्टेट्स, कोला पेनिनसुला एंड अदर कोस्टल पार्ट ऑफ द रशिया। तो ये एक हमने रफ मैप ऑफ यूरोप बना लिया। तो ये इससे बना लिए ब्रिटिश आइलैंड के। अब मार्जिनल सी ऑफ द यूरोप, यूरोप की सीमांत सागर, मार्जिनल सी, यूरोप, ये। तो इन सब में अब हम लोग यहां से शुरू करें तो दिस इज द नंबर 1। इसको हमने नंबर 1 दिया है। तो नंबर 1 पर व्हाइट सी, श्वेत सागर कहेंगे। नंबर 2 नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सागर। नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सी,
इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, देन मेडिटेरेनियन सी, इसमें भी कई अंदर मार्जिनल सी है, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर, इन सबको अब हम लोग मैप पर मार्क कर लें। तो नंबर 1, नंबर 2 नॉर्वेजियन सी, ये हो गया नंबर 2। देन नंबर 3 नॉर्थ सी, this is the North Sea. Three. Number 4, the Baltic Sea. Number 5, English Channel. The 6, Bay of Biscay. This is the 7th, मेडिटेरेनियन सी। और ये सब पानी किसका है? तो देखा जाए, दिस इज द नॉर्थ अटलांटिक, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उसी का ये वाटर यूरोप के किनारे किनारे सीमांत सागरों के रूप में उपस्थित है। और यहाँ जो साउथ से कॉन्टिनेंट आ रहा है, दिस इज अफ्रीका। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैप को क्लियर कर लिया। अब पहला जो पॉइंट हमने बताया है वो कौन सा पॉइंट है? इट इज व्हाइट सी। और व्हाइट सी की जो लोकेशन है वो ये रही, और ये यहाँ पर ये कोला पेनिनसुला है। आपको याद होगा हमने कोला प्रायद्वीप आपको बताया था कि कोला प्रायद्वीप वह भूभाग है जहां रशियन जियोलॉजिस्ट ने सबसे ज्यादा गहराई तक खुदाई या ड्रिलिंग की है ताकि भूगर्भ के बारे में जान सके। तो इसी कोला पेनिनसुला की ठीक दक्षिण में श्वेत सागर स्थित है। Next point, White Sea. श्वेत सागर। तो ये किस महासागर के अंतर्गत आएगा? आर्कटिक। किसका वाटर इसमें भरा हुआ है? व्हाइट सी में इट इज filled with the water of Arctic Ocean. यह है आर्कटिक महासागर का भाग है।
तो ये आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। इससे अगर हम ठीक पूर्व की ओर देखें तो रूस के तट पर कारा सागर है, आर्कटिक महासागर का भाग है। तो व्हाइट सी इज पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन। श्वेत सागर कोला प्रायद्वीप के ठीक दक्षिण में स्थित है। तो व्हाइट सी इज लोकेटेड साउथ टू द कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला के ठीक दक्षिण में स्थित है। अब इसी सागर से अगर हम और पूर्व की ओर चले जाएं तो थोड़ा मैप देख लेते हैं। यहां की ओर तो हमें कुछ आइलैंड्स दिखाई देंगे, नोवाया, जिमिलिया, ये ऐसे द्वीप मिलते हैं। और यहीं इसी तट के किनारे कारा सी है, सी ऑफ कारा, ये लोकेटेड है। तो व्हाइट सी से पूर्व की ओर कारा सागर है। श्वेत सागर से पूर्व की ओर काला नहीं, KARA, कारा सागर स्थित है। तो ये चाहे व्हाइट सी हो या कारा सी हो, all are the marginal parts of the Arctic Ocean, and in the current news they are known for the sublimation of the methane particles trapped in